हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा पॉलिटी का सेट 1 है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के एमसीक्यूज निकाले थे 25। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस में कौन सी इसमें से नहीं आती है? आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएएस एंड लास्ट है इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस। तो देखिए इनमें से आईएफएस, आईएएस और आईआरएस ये जो होती हैं ये सेंट्रल सर्विस में आती हैं, लेकिन आईपीएस जो होती है ये सेंट्रल सर्विस में नहीं आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वॉज क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस फॉलोइंग अलोंग ड्रॉन एजुटेशन इज। देखिए ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट का पार्टीशन हुआ था वो सबसे पहले 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश का, और 1956 से काफ़ी सारी स्टेट का स्टार्ट हो गया था। तो 1956 से काफ़ी सारी स्टेट हुई थी जिनमें से 14 स्टेट का हो चुका है पार्टीशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और फर्स्ट टाइम 1953 में किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए इससे पहले काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी, जेवीपी कमेटी और बहुत सारी कमेटी बनी थी, तो उन लोग ने इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि जो इसके हेड थे वो उस पर भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, तो फिर उनकी डेथ के बाद इसको कर दिया गया, इसको अप्रूव कर दिया गया। तो फिर 1953 में आंध्र प्रदेश हमारा बना था। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन थर्ड है इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश्ड। देखिए इसका एक्ट आया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट जो था वो आया था 1992 में, और ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। एक साल पहले एक्ट आता है और एक साल बाद उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर 1993 हो जाएगा। और देखिए इसमें इनिशियली 5 माइनॉरिटीज़ आती थी, रिलीजन आते थे हमारे 6 क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स और पारसी, ये 5 आते थे। उसके बाद जैनिज़्म भी ऐड हो गया था। तो कुछ ये पॉइंट हैं, तो ये याद रखिएगा। अगर एक्ट पूछा जाए तो 1992, और अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाए तो 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल, अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले इसका मतलब बताते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि जो पावर होती है हमारे पास, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होती है, इक्वल पावर होती है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स में, कुछ जगहों पे जब डिबेट होती है दोनों के बीच, तो अल्टीमेटली पावर जो होती है वो होती है सेंटर के पास। इसलिए इस प्रोसेस को तो वर्ड दिया गया है क्वासी फेडरल। और सेकंड ये अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसका मतलब है कि हमारी सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग। इसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि हमारी एक यूनियन है और उसमें स्टेट हैं। जैसे अमेरिका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग पार्ट है, स्टेट अलग अलग पार्ट हैं। स्टेट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, ये वाले जो फैक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ पार्ट हैं, और उनको कंबाइन करके यूनियन दे दिया गया है, एक यूनियन बना दी गई है। तो एक पूरा पार्ट, उन दो सारे पार्ट्स को जोड़ दिया गया, यानी कि उन स्टेट से यूनियन है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या है कि हमारी यूनियन से स्टेट है, इंडिया एक पूरा है, उसके अंदर स्टेट डिवाइड की गई। तो ये डिफरेंस है हमारा। तो अगर पूछा जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, तो अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि फर्स्ट आर्टिकल है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव इज एज इट्स मेंबर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो प्रीवियस पेपर कराए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, और इसको हमने फिर से लिया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सरदार पटेल थे या नहीं, तो सरदार पटेल इसमें नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। इसमें बी आर अम्बेडकर थे और 6 अदर मेंबर्स थे, जिसमें थे एन जे आयंगर, के मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर और सादुल्ला थे, और एक और 2 और थे। तो इतने मेंबर्स थे, 6 + 1 7 मेंबर्स थे टोटल, और ये सरदार पटेल नहीं थे।
राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। देखिए ह्यूमन राइट्स जो है जिसे कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। द एमनेस्टी इंटरनेशनल बेस्ड इन लंदन इन इंटरनेशनल वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या करता है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उस पर मेन फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूके में है और ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है, ये तो सही है। द यूएन अडॉप्टेड एंड प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन December 9, 1948। ये थोड़ा सा गलत है, इसमें 10 दिसंबर 1948 होता तो ये सही हो जाता, 9 दिसंबर गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। पूछा है इनकरेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 9 दिसंबर है। उसके बाद है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993 बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू 1993 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है अगर पूछा जाता है तो बताइएगा, HL दत्तू इसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ये क्या है, ये है हमारा जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस देता है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग उसको ये पावर मिली है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस जो होता है प्रोरोगेट कर सकता है। तो अब बात करते हैं हम इसको और अच्छे से, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस पे। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द NHRC कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स। इसमें क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होता है और 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें गलत पूछा है तो ये गलत है इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट हमारा हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है अभी प्रेजेंट में सुनील अरोड़ा हैं, और एक चीफ कमिश्नर होता है और 2 जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनका नाम है राजीव कुमार और सुनील चंद्रा, वो भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए पता होना चाहिए। तो एक हो गए सुनील कुमार और राजीव कुमार और सुनील चंद्रा, और जो मेन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो सुनील अरोड़ा है। तो ये जो इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसको याद रखिएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत की जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, इनको कहाँ से मिलती है इनकम, तो इनको मिलती है जो ये टैक्सेस लगाते हैं किस पे, फेस्टिवल पे, लैंड पे जो टैक्सेस लगाते हैं, या फिर जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं सैनिटेशन की, ड्रेनेज सिस्टम की, जो वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे होते हैं उसके लिए जो ये टैक्स लेते हैं, तो वहाँ यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है ग्राम पंचायत की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवी ड्यूटीज़। आंसर इज सी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी पूरी ड्यूटी होती है कि लिस्ट निकाले कि कौन कौन वोट कर सकता है, एज वाइज सबका वोटर ID कार्ड बना होता है, तो इस तरह से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इलेक्शन कमीशन की होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट वाज। देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, हो रहे हैं, तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट रहा वो कौन सा था इनमें से, तो देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 हुआ था वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोवर्शियल रहा। क्यों, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब अप्रॉक्स सारे पार्ट्स में जो होता है वो अमेंडमेंट्स, जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सब में अमेंडमेंट कुछ ना कुछ किया गया, काफ़ी सारी चीज़ें अमेंड की गई। इसके थ्रू प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट किया गया, उसमें सोवेरियन वर्ड होता है प्रीएम्बल में, उसके साथ क्या लाया गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड किया गया, और उधर यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऐड किया गया, तो ये कुछ प्रीएम्बल में भी ऐड किया गया और काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए। तो इसलिए इतने सारे अमेंडमेंट हुए तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा 1976 में। देखिए 43rd जो आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ कि 6 अमेंडमेंट 42nd में किए गए थे, उनको हटा दिया गया 43rd में।
ये आया था 1978 में। उसके बाद 44 जो आता है ये भी 1978 में आता है, और इसमें क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के एक लीगल राइट कर दिया गया, उसको डाल दिया गया आर्टिकल 300A में, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 73rd जो हमारा अमेंडमेंट है ये हुआ था 1792 में, ये पंचायती राज यानी कि 11th शेड्यूल में हुआ था पंचायती राज में, तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो अमेंडमेंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है, इसमें पंचायती राज को मॉडर्नाइज कर दिया गया था, तो अमेंडमेंट करके, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद बात आती है कि लोकसभा के टर्म की, उसका टेन्योर कितना रहता है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या रहा है, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी, ये गलत है, 2 years के लिए एक्सटेंड नहीं होता, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। देखिए ये तो एकदम गलत है कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद ये आता है कि 6 months के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ये भी गलत है, ऐसे एक्सटेंड नहीं किया जाता है। ये भी गलत है कि इमरजेंसी के टाइम 2 years के लिए, हमारा जो राइट आंसर है वो है ये। देखिए इमरजेंसी के टाइम 1 year तक एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा का टाइम, वो भी एक साथ नहीं, 6 months के 6 months के पार्ट में। देखिए जैसे इमरजेंसी होती है तो अगर उस टाइम लोकसभा बढ़ानी होती है, तो ये हो भी चुका है इंदिरा गांधी के टाइम पे, इमरजेंसी जब आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि 6 months के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, उसके बाद फिर से 6 months के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, टोटल 1 year के लिए। तो इस तरह से एक साथ 1 year के लिए एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ है, इज़ डिज़ोल्व एवरी 5 years, इसको हर 5 years पे डिज़ोल्व कर दिया जाता है, इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ डिज़ोल्यूशन, इज़ डिज़ोल्व वंस इन 2 years, इज़ डिज़ोल्व एवरी 6 years, इसको डिज़ोल्यूशन नहीं होता है, इसको कभी भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये परमानेंट हाउस कहलाता है। अब इसके कुछ नाम हैं, परमानेंट हाउस, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सब कुछ नाम है, ये सब क्या बताते हैं, राज्यसभा के बारे में बताते हैं, और इसको कभी भी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है, लोकसभा का होता है। इसका क्या होता है कि इसका जो चलता रहता है इसलिए क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका हर 2 साल पे, हर 2 years पे 1/3 मेंबर रिटायर कर दिए जाते हैं, और जो वैकेंट सीट होती है उनको न्यू को रख लिया जाता है, तो इस तरह ये परमानेंटली चलता रहता है, कभी इसका डिसोल्यूशन ही नहीं होता है। अच्छा ये बात आती है, अगर पूछा जाए कि जो राज्यसभा मेंबर होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, तो देखिए इनका टेन्योर होता है 6 years। कैसे, 1951 में एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 1/3 हर 2 years पे निकाले जाएंगे और नए लाए जाएंगे, इस तरह से होगा अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1950, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, अभी बनी है, एक्ट आया अभी बनी है, तो अभी 1 ही साल तो हुआ, या फिर 2 साल बाद कैसे निकाल सकते हैं, और ये रखा गया कि 6 year जो होगा वो टाइम पीरियड होगा किसी भी मेंबर का। तो अब क्या हुआ कि 1952 में लॉटरी सिस्टम लगाया गया, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला। उसके बाद 1954 में, यानी कि 246 इवन जो होते हैं, इवन ईयर्स में इन्होंने 3 साल लॉटरी ये किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 1951 में एक्ट आया, यानी कि जो मेंबर उस टाइम अपॉइंट किए गए 1951, 52, 53, 54, 55, 56, अब जब हमारा 56 में किया तो वो 6 years उनका एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ पे उन्होंने 6 year काम कर लिया, तो फिर हमारा ये प्रॉपर काम किया, 2 बार लॉटरी सिस्टम लगाया गया, उसके बाद 1/3 के अकॉर्डिंग हमने हर 2 साल पे रिटायर करना शुरू किया। तो इस तरह से राज्यसभा परमानेंट चलती रहती है और इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद है द लीगल एडवाइज़र ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़ नोन एज एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल। देखिए लीगल एडवाइज़र, एक क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन का कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र से रिलेटेड बात आई थी, तो अटॉर्नी जनरल उसका राइट आंसर था। देखिए सेंट्रल के लिए जो लीगल एडवाइज़र होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, जो के वेणुगोपाल हैं,
जिनको फिर से रीअपॉइंट उसी उस पे कर दिया गया है। और ये किस पे होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है। इसी तरह ये जो एडवोकेट जनरल होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, लीगल एडवाइज़र। और ये कौन इसको अपॉइंट करता है, इसको गवर्नर अपॉइंट करता है। और ये कब तक रहेगा, ये गवर्नर के प्लेजर पे रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अभी एडवोकेट जनरल कौन है, राघवेंद्र है, राघवेंद्र जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में थे और एज अ प्रेसिडेंट भी इंडिया में काम किया है, वो कौन थे, ये थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, फाइंड आउट। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे 3 हैं। ऑर्गन की बात करते हैं अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। 3 होते हैं। लेजिस्लेटिव जो पार्ट होता है उसका काम होता है कि कोई भी लॉ को बनाना, ठीक है। लेजिस्लेचर काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। तो और जो जुडिशरी होती है उसका काम होता है कि ये दोनों प्रॉपर काम अपना सही से कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना। तो ये होता है, जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक साथ काम करते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी लेजिस्लेचर के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूटिव है। देखिए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये किस में आ जाएगी, हमारी लेजिस्लेचर में आ जाएगी। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमारा जुडिशरी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद मेंबर ऑफ राज्यसभा, देखिए कौन से आते हैं लेजिस्लेचर में, हमारी लोकसभा, राज्यसभा और उधर विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों आते हैं। तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ये सब लेजिस्लेचर में आ गए। एग्जीक्यूटिव का बचा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये हमारा हो गया एग्जीक्यूटिव का। तो राइट आंसर इज बी। अब एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, उधर सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और उधर कौन आता है, सॉरी हमारा प्रेसिडेंट भी आता है। और इधर कौन आता है, स्टेट में गवर्नर और CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, इलेक्शन कमीशन एक्ट। DPSP जो 36 to 51 हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर पंचायती राज सिस्टम की आया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा है, इसका राइट आंसर C है, D नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर हमारा C है, DPSP, पंचायती राज सिस्टम, उसी में बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा DPSP किस पार्ट में आता है, 4th पार्ट में आता है। 3rd में फंडामेंटल राइट आता है। और 4th A में कौन सा आता है, यानी कि 51A, वो कौन आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहाँ से आया है, USA, ब्रिटेन, जापान, स्विट्ज़रलैंड। तो USA, इसका राइट आंसर हो जाएगा A। USA में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, मतलब रिटन है, अनरिटन है, ये बताइएगा, क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडोरी पावर्स वर गिवन टू द। देखिए जो 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। और क्या हुआ था कि इसमें जो रेसिडोरी पावर्स जो होती हैं, रेसिडोरी जो पावर्स होती हैं, देखिए 3 लिस्ट होती हैं हमारी, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंटर काम करती है, स्टेट में स्टेट काम करती है, कॉन्करेंट में दोनों मिलके करते हैं। और जो कहीं नहीं होता है, तीनों लिस्ट में नहीं होता है, वो कहाँ चली आती है, हमारी रेसिडोरी लिस्ट में चली आती है। और ये इसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि ये किसके अंडर में था,
इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो गवर्नर जनरल के अंडर था। सारी पावर किसको मिल गई थी रेसिडोरी की? गवर्नर जनरल को मिल गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर से हट लेकर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो ये याद रखिएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी इसमें 1935 में, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। राइट आंसर इज टी। नेक्स्ट है हमारा मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द प्रिंसली स्टेट, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। सिंपल है ये। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जैसे हिंदी में संविधान सभा कहते हैं, उसके इलेक्शन की बात हो रही है, इसके मेंबर के इलेक्शन की, तो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू वो बनी, उसमें अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में चेंजेस लाया, तो अभी हमने बताया था 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर और थर्ड इंटीग्रिटी। तो वो किस अमेंडमेंट के अंदर आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। राइट आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसी होती है कि इसमें 1 हेड होता है, मतलब एक हेड होता है, इस मतलब ऑल ओवर स्टेट्स का हेड भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एक ही होगा, और दूसरा एग्जीक्यूटिव भी एक ही होगा। इसमें क्या होता है कि ये एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, ये सब रॉन्ग है। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव ये एक फीचर होता है इसका। कैसे कि एक ही वो हेड होता है जो पूरा काम करता है। और इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट होती है। हम लोग यहाँ क्या है कि हमारे सिस्टम में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है सिर्फ, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेकिन इसमें क्या होता है कि तीनों जो होते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से मतलब नहीं होता, उनका सिर्फ अपना फोकस होता है। तो ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का ये एक फीचर है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसको जो स्टार्ट किया गया वो करप्शन पे, एंटी करप्शन ये बॉडीज़ हैं, इन पे ये इस पे नज़र रखेंगे। तो ये कहाँ से लिया गया, किस पे बेस्ड है? ये है ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। ठीक है, यहाँ से ये लिया गया, इस पे बेस्ड है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, लोकपाल और लोकायुक्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये राइट टू इक्वल पे ये नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ। इसमें किसकी झलक दिखती है? जो प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस वाला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935। देखिए इससे कई सारी चीज़ें ली गई हैं ना, तो ये यही है। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये इशू ऑर्डिनेंस है क्या। देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 में आता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा लोअर हाउस और अपर हाउस जिनके सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट्री जो सेशंस होते हैं, जब ये नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप कितना होता है? मैक्सिमम जो गैप होता है वो 6 मंथ होता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो उस 6 मंथ में मान लिया अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें कोई एक्ट निकालना चाहिए या फिर हमें कोई एक ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए, तो उसके पास ये पावर होती है आर्टिकल 123 के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डिनेंस निकाल देता है, जारी कर देता है। और क्या होता है कि जैसे ही नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो उस ऑर्डिनेंस को यहाँ पर अप्रूव कराना होता है। लोकसभा और अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेस में हमें अप्रूव कराना होता है विद इन 6 वीक्स, यानी कि 6 वीक्स के अंदर अंदर उसे अप्रूव कराना होता है। अगर मान लीजिए उस टाइम तक अप्रूव नहीं होता है तो वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती है, यानी कि उस ऑर्डिनेंस की एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती है, उससे हटा दिया जाता है। तो इसको अगर पूछा क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि प्रेसिडेंट ये जो इशू ऑर्डिनेंस करता है इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी क्या होती है। अगर बात आ जाती है मैक्सिमम वैलिडिटी की तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक। कैसे? देखिए
अगर मान लिए आज ख़त्म हुआ एक सेशन और आज ही हम एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने दे दिया, तो वहाँ से लेकर 6 मंथ तक मैक्सिमम कितना सेकेंड सेशन स्टार्ट गैप कितना होता है, दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ होता है। मान ली 6 मंथ नहीं हुई तो 6 मंथ वो वैलिड रहेगा। उसके बाद जब सेशन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद 6 वीक तक वो वैलिड रहता है। उस वीक में उसे क्या करना होता है, अप्रूव कराना होता है दोनों हाउसेस से। तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हुई, 6 मंथ प्लस 6 वीक। अगर पूछा जाए कि नॉर्मली पूछा जाए कितना ऑर्डिनेंस को कितने टाइम में इशू उसे अप्रूव कराना होता है, तो सिर्फ आंसर होगा 6 वीक। तो इसे याद रखिएगा। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और ये कहाँ से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया? देखिए 5 years कंटिन्यूस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, कंटिन्यूस विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा, एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा। देखिए प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर जो होता है ये लोकसभा की मेजॉरिटी पे कि उनके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी कितना वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि पीएम, क्योंकि 1 साल 2 साल तभी तो इतने साल रहता है, मतलब फिर से रिन्यू हो जाता है, फिर से रिन्यू हो जाता है, और नहीं होता है तो वो पीएम को हट भी सकता है पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये 25 क्वेश्चंस हो गए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, और जो क्वेश्चन पूछा है रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बताइएगा इसके बाद हम लोग साइंस पे एक सेट लाएंगे और उसके बाद हिस्ट्री पे लाते हैं, क्योंकि साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हमारे 40 मार्क्स इस तरह से होंगे। हम हर रोज़ MCQs लाएंगे हर सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।